हो सो हेलो दोस्तों, अब हम ये बात करने वाले हैं कि बायोलॉजी क्या है। अब तो ये कोई नहीं पूछेगा, है ना। पर ये जरूर पूछ रहा होगा कि अब क्या पढ़ेंगे, है ना। पूछो या मत पूछो, हम आपसे पूछते हैं व्हाट इज लिविंग। आप सोच रहे होगे ये भाई ऐसा टॉपिक पूछा जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पर यकीन मानो, बचपन से पढ़ रहे हो पर या आप हंसोगे। मैंने पूछा व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसे कहेंगे कि कोई चीज वो लिविंग है, जीवित है, जिंदा है। ये जीवित है? नहीं। बोलोगे क्या बात कर रहा है मास्टर, ये जीवित कैसे हो सका है। पर तू बताओ ना क्या जीवित है। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। ओके, मैं कैमरे के उस पार भी, पीछे वाले लोग सब सुन रहा हूँ। तुम ये कह रहे हो कि लिविंग थिंग्स उसे कहते हैं जो बोल सकता है। लिविंग थिंग उसे कहते हैं जो चल सकता है। लिविंग थिंग उसे कहते हैं जो सुन सकता है। लिविंग थिंग उसे कहते हैं जो, ऑफ कोर्स जरूर आया होगा दिमाग में, रिप्रोडक्शन करता है। लिविंग थिंग उसे कहते हैं जो है ना, कुछ भी। लिविंग थिंग उसे कहते हैं जो ग्रोथ करता है। ठीक है, ग्रोथ करना यानी बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है तो लिविंग थिंग्स होगा। ओके राइट। लिविंग थिंग उसे कहते हैं जो खाना खाता है। गुड, यानी कि उसको फ्यूल की जरूरत होती है। मैंने तो ये नहीं बोला भाई। ठीक है, स्क्रिप्ट, चलो स्क्रिप्ट प्रोडक्ट निकालता है। मैं समझ रहा हूँ क्या 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 सोच रहे हो। जैसे गाय करती है गोबरे, वैसे तुम करते हो। नहीं बोलूँगा, कंट्रोवर्सी नहीं करना मित्र। चलो आगे चलते हैं। हाँ तो है क्या, है क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक सच बात बताओ, ये सब गलत है। अगर तुम कहते हो कि लिविंग थिंग बोलता है, तो बोलता तो भाई स्पीकर भी है। अगर तुम कहते हो लिविंग थिंग चलता है, तो चलती तो भाई गाड़ियां भी है। तुम कहते हो लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन करता है, तो ये बताओ कि अभी हम थोड़ा देर पहले बोल रहे थे जिस खच्चर के बारे में बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, व्यू, और एक ऐसा इंसान जिसको तुम बहुत ही बुरी नज़रों से देखते हो और उसको एज ए मजाक उड़ाने के लिए यूज करते हो। मैं वो शब्द यूज नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए। जी हाँ, एकदम सही पकड़े हो। एक इंसान की ऐसी प्रजाति जो ना तो मेल हो और ना ही फीमेल, तो उसे क्या कहते हैं। मैंने कुछ नहीं बोला, तुम सोच रहे हो। मैं नहीं बोल रहा, जो भी हो। तो अच्छा, एक बचपन में छोटी क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि जो बीज हैं, बीज वो वर्कर भी होती है और एक रानी मधुमक्खी होती है, ऐसी कहानियाँ। तो उसमें भी तो कुछ होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, नहीं करते रिप्रोडक्शन। इंसानों में भी हमने बताया कि कुछ लोग जिनको हम बोलते हैं, हाँ, तो वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो भी नहीं करता जिसका बाप था गधा, माँ थी घोड़ी, है ना, बच्चा बना खच्चर। वैसे खच्चर बोले तो समझ लो माँ बाप को भी गाली दे रहा है। अच्छा हाँ, तो वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तो फिर तुम कह दोगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। मारोगे तू चार लात और बोलोगे भाई तुम तो जिंदा हो ही नहीं, तुम तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो ही नहीं बायोलॉजी के
भाई साहब ने बताया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं जो, तो सारी चीजें गलत फंस रही हैं। तो रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई वो कैरेक्टर नहीं हुआ, यानी वो फीचर नहीं हुआ जिसकी मदद से आप उसे डिफाइन कर दो और कहो कि नहीं भाई मैंने ये बोल दिया तो बोल दिया, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होएगा तो होएगा। अगर आप ये कहते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है तो मैं मान ही नहीं सकता। ग्रोथ, ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का आप फीचर बता रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, बहुत ही खूब। होली का त्योहार है, बहुत ही प्यार से आपके ऊपर नाली का कीड़ा डाल दिया, कचरा कचरा गोबर और भी पता नहीं क्या क्या। भाई आपका मांस तो बढ़ गया ना, आप पहले थे 10 kg की, नहीं नहीं 10-20 kg के, 30 kg के, अब आपका मांस हो गया 32 kg। ऊपर से कबूतरों का एक, बगुला का एक पूरा टोलिया है, और वो इंसान को देखा कि इधर कौन है क्या है, तुम्हारे टकले पे छत ऊपर वाइट वाइट कलर का पेंट डाल दिया, तो तुम्हारा यहाँ भी मांस बढ़ गया। तुम्हारी ग्रोथ तो यहाँ भी हो रहा है, इसे भी ग्रोथ कहते हैं। नहीं मानते? बालू के टिल्ले देखे हो, एकदम अचानक एकदम बहुत बड़ा हो जाता है। पहाड़ देखो, बाहर बर्फ से बढ़ते जाता है, तो पहाड़ों का भी ग्रोथ होता है। तुम कैसे कह सकते हो कि प्लांट का ग्रोथ होता है, पहाड़ों का ग्रोथ नहीं होता? तो ग्रोथ तो पहाड़ों का भी होता है, तुम्हारा भी होगा। तो ग्रोथ भी डिफाइनिंग फीचर है। फ्यूल, फ्यूल, हाँ तुम सही कह रहे हो, खाना खाते हैं हम लोग, ऑफकोर्स सच बोल रहे हो, पर खाना तो ये लाइट, ये कैमरा, ये फ़ोन भी खाती है किसी न किसी रूप में, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा इसको हम सही मान लेते हैं, पर थोड़ा सा एक क्रिएशन करते हो, यानी निकालते हो, निकालती तो ये सारी चीज़ें भी हैं नॉन लिविंग थिंग्स पे। क्वेश्चन है ना, ओके, मैं ये सारे क्वेश्चन का आंसर अभी देता हूँ, 2 मिनट रुको। हाँ तो अब कैरेक्टरिस्टिक वर्सेस डिफाइनिंग फीचर, अब इन दोनों में तगड़ा बहस तो हो ही रहा था। अभी हम लोग अभी बात कर ही रहे थे कि डिफाइनिंग फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, क्या नहीं, ये सब तो थोड़ा 2 मिनट में समझ लो। ऐसा है कि मैं बोलता हूँ, हाँ तो तुम कह रहे हो क्या कह रहे मास्टर, बोलता तो सब है, मैं भी बोलूँ, गधा भी बोले, है ना? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं बोलता हूँ, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके, गधा भी बोलता है, तुम्हारी बात नहीं कर रहे हो, तुम खुद पे मत ले लेना। तो तो थोड़ा सोचो, सोचो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब यही हुआ ना कि मेरे अंदर जो मेरा कैरेक्टर है वो वाला फीचर, जैसे घोड़ा है, वो दौड़ता है, वो दौड़ते दौड़ते हिन हिन करता है, जैसे मैं हूँ, मैं चल रहा हूँ, चलते चलते बोल भी सकता हूँ, बोलते बोलते सैल्यूट भी कर सकता हूँ, राम राम भाई सारे ने भी बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, साइकिल चलाते चलाते गिर भी सकता हूँ, टैलेंट है भाई, बाइक चलाते चलाते उलट भी सकता हूँ, बहुत टैलेंटेड है। तो कहना ये चाह रहा था कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर का सिंपल मतलब ये हुआ कि जो हम वॉक कर सकते हैं, जो हम खेल सकते हैं, कुछ भी, तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए। पर तुमने जैसा कि सोचा कि वॉकिंग वॉकिंग एक गुड क्राइटेरिया होगा लिविंग और नॉन लिविंग के बीच को एक दीवार खड़ा करने का, कि वॉकिंग, पर आपने ये सोचा ही नहीं कि अगर वॉकिंग का मतलब है कि जो चलता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो बचपन का कविता तो याद आ ही रहा होगा, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। अबे कहते, पेड़ चलना जिस दिन शुरू कर दिया ना, उस दिन तुम आगे और पीछे दोनों तरफ से पैंट गिल्ला कर दोगे। मेरा मतलब भू है ना, पर देखा हमने कि गाड़ियाँ भी चलती हैं। कुल मिला के बात यह है कि मास्टर कंफ्यूज कर रहे हो क्या है डिफाइनिंग फीचर, सीधे सीधे बता दो ना,
प्लीज बता दो ना। तो सुनो, ऐसा है कि डिफाइनिंग फीचर का सीधा मतलब ये है कि 100% जो हम फीचर बताने वाले हैं उसको तुम काट ही नहीं सकते। अगर तुमने उसको काट दिया तो वो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा, और अगर तुम उसे काट नहीं पाए तो उसे डिफाइनिंग फीचर कहेंगे। डिफाइनिंग फीचर का मतलब एक ऐसा फीचर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बता दिया जाए कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है तो है, आप इसे गलत साबित कर ही नहीं सकते। पर तुम तो कोशिश करोगे, मास्टर को लेकर नाली में डूबना है तो कर लो कोशिश, है ना। पहला, तुमने ग्रोथ बोला था। तुमने ग्रोथ सोचा कि ग्रोथ फीचर हो सकता है, जो चीज़ें बड़े होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, आई मीन बचपन में पढ़ा था ना यार कि जो लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, तो मैम बताती थी, तो तुम बताते थे कि वो जो बड़े हो सकते हैं, वो जो चल सकते हैं, वो जो ठूस सकते हैं, वो जो, नहीं बोलूँगा, सब गलत है। पर सच्चाई यही है कि ग्रोथ तो भाई एक माउंटेन भी कर सकता है, अगर उसके ऊपर भरते जाए थोड़ा और बर्फ वगैरह गिरे, थोड़ा पहाड़ वो इंक्रीज हो जाता है मास यार। और टीला, बालू का टीला भी कर सकता है। तुम क्या उखाड़े, तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, इस बात का घमंड कि तुम ग्रोथ करते हो। और वैसे भी ऐसा ग्रोथ जो एक समय के बाद रुक जाती है यार। मैं सोच रहा हूँ कि मेरी हाइट ऐसे होती, पर रुक गई यार, क्या करूँ। चलो ठीक है, तो उसे ग्रोथ कहते हैं। देख रहे हो, प्लांट जीवन भर ग्रो करता है, कभी रुकता नहीं। अपन क्या है कि एक समय के बाद रुक जाते हैं ना, उनका सेल हमेशा। हाँ, ये छोटी मोटी चीजें जानते हो तुम। अच्छा, ग्रोथ भी कई प्रकार के हो सकते हैं, इंस्ट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। नाम डिकोड करो भाई। इंस्ट्रिंसिक का सीधा मतलब है कि अंदर से ग्रोथ, यानी कि प्रोटोप्लाज्म का अंदर का ग्रोथ, यानी सेल के अंदर वाला ग्रोथ। और एक्सट्रिंसिक का मतलब बाहरी ग्रोथ, जैसे कि नहीं हुआ था तुम्हारे ऊपर नाली वाली डाला गया था होली के दिन में। मैं तो छिप जाता हूँ, नहीं जाता खेलने। तो वो वाला जो ग्रोथ है ना, उसको इंस्ट्रिंसिक बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इंस्ट्रिंसिक क्यों बोलेंगे, वो बाहर से डाला जा रहा है तो एक्सट्रिंसिक बोलेंगे। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स में होते हैं ना, वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होते हैं, पर हमारे अंदर इंस्ट्रिंसिक ग्रोथ होते हैं। मतलब हमारे सेल के अंदर का जो बॉडी है वो खुद ग्रो करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और क्या, जैसे तुम ऐसे एग्जांपल में समझ लो, समझाओ। तुम बच्चे थे 2.5 किलो के, है ना, धीरे धीरे बड़े हो गए 50 किलो के। अब तुम्हारा मास बढ़ रहा है ना, तो तुम्हारा रेगुलर मास बढ़ रहा है, और मास बढ़ते बढ़ते बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो ये फीचर हुआ ना तुम्हारे अंदर का, तुम्हारा मास बढ़ रहा है। अबे यार, तुम क्या कह रहे हो कि तुम डाइटिंग करोगे और तुम 50 से 40 कर दिए तो मास घट गया, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं हुआ। तो तुम डाइटिंग किए ना, फिर से 2 किलो का थोड़ी ना हो जाओगे, 2.5 किलो के हो जाओगे क्या। अगर बोल दिया कि 2.5 किलो का, तो बोलेगा 2.5 किलो का तो मेरा हाथ है, ईगो पे आ जाएगा, तुरंत सनी देओल बन जाओगे। क्या ना, ये चाह रहा हूँ कि इंस्टेंसिक ग्रोथ का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंस्टेंसिक ग्रोथ होती है ना। इंस्टेंसिक ग्रोथ का मतलब कि उसके अंदर से सेल के प्रोटोप्लाज्म से ग्रोथ होते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में एक्सटेंसिक ग्रोथ होती है। हाँ, ये सच है कि हमारा मास बढ़ने के बाद हम उसे कम कर सकते हैं, पर कम थोड़े बहुत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि है ना, कि 50 किलो से मतलब 5 ही किलो के हो गए, फिर तो यार मर ही जाओगे। रिप्रोड्यूस अभी हमने देखा कि रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग नहीं, क्योंकि रिप्रोडक्शन लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के बीच का एक ऐसा बाउंड्री तय नहीं करता जो ये नॉन लिविंग और ये लिविंग अलग अलग बांट दिया हो। जैसा कि हमने देखा, सोचा, समझा, जाना, और अपने कुशाग्र बुद्धि का इस्तेमाल किया। हमने किया, तुम्हारे दिमाग में तो गोबर ही भरा है। तो हमने सोचा कि क्या है रिप्रोडक्शन। तो हम जानते हैं रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल 2 प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल। तो
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म, एक मेल और एक फीमेल, दोनों का स्पर्म और ओवम जाके मिल के एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इस प्रकार से। और ये सेक्सुअल सिंपल एक ही पेरेंट्स होते हैं, वो अपना डिवीजन करते हैं, बाइनरी फ्यूजन करते हैं, अलग कई प्रकार के प्रोसेस होते हैं, तो उस प्रकार से सेक्सुअल, यानी दोनों में हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, होगा क्या, नंबर बढ़ रहा है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या एसेक्सुअल हो, बढ़ाना तो नंबर ही है जी। पर एक बात बताओ, तुम्हारे, हमारे, हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस प्रकार से नंबर बढ़ते हैं, पर बैक्टीरिया वायरस में ना उनका नंबर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बढ़ता है। पर एक इंटरेस्टिंग चीज, ये बात ये है ना कि अभी हम बात कर रहे थे ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब, ग्रोथ ना, ट्विंस कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ ना दो तरीके से होते हैं, एक आप मास बढ़ा लो, मास बढ़ा लो, और दूसरा आप मास बढ़ा ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास मास ही इतना है, मतलब इतना इतना मतलब है ही नहीं यार, दिखता ही नहीं है। जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर होते हैं, उनका मास ही नहीं है भाई, मतलब होता है थोड़ा सा, मतलब वो बहुत छोटे होते हैं, तो वो ग्रो करते हैं, ऐसा छोटा है ना, वो ग्रो करे, बड़ा हुआ, इतना नहीं होगा ऑफकोर्स, तो बड़ा हुआ, फुचुक डिवाइड करके दो बन गए, फिर बड़ा हुआ, फिर दो से फुचुक चार हो गए, चार से पाँच, पाँच से 10। हाँ वहाँ नहीं चलता, हम दो हमारे दो, वहाँ हम दो हमारे करोड़। तो इसके वजह से उनके अंदर क्या है कि नंबर बढ़ते गया, पर उसको भी हम लोग ग्रोथ ही कहते हैं। जैसे एक मान लो कि यहाँ बैक्टीरिया है ना, यहाँ 8 से 10 घंटे छोड़ दिए तो यहाँ बैक्टीरिया 1 से 1 करोड़ हो गया, है ना। तो ये जो बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ाया, ये कहीं ना कहीं ग्रोथ है, ग्रोथ ही है। हम लोगों में ग्रोथ का मतलब है कि हम लोग पहले इतना इतना बड़ा थे, है ना, और फिर इतना हुए, अब इतना ही हो गए, मतलब और हो जाते थोड़ा, हाँ मतलब ये हुआ ग्रोथ। पर उनमें जिनका सेल ही एक है यानी यूनिसेलुलर है, तो उसमें ग्रोथ का मतलब है कि, मतलब तुम ये समझो ना यार कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात है। यहाँ तुम, हम लोग में कहते हो कि भाई मोटा होते जा रहा है तू, थोड़ा कम ठूसा कर, पर यहाँ क्या है ना कि भाई मोटा होता है और 1 से 2 हो जाता है, कोई पेरेंट्स, कोई ओवम स्पर्म मिलने की जरूरत नहीं, कोई शादी की नहीं, वो मोटा हुआ 1 से 2 हो गया, 2 से 4, 4 से 8, 10, 20, 15, 25 से करोड़, ऐसे होता है। तो ग्रोथ इसलिए मैंने तो बोला क्योंकि नंबर बढ़ना और मास बढ़ना, एक तो बैक्टीरिया में देखो तो उसका नंबर बढ़ रहा है, और नंबर बढ़ना ग्रोथ है, और हम लोगों में मास बढ़ रहा है, मास बढ़ना ग्रोथ है। ऑफ कोर्स प्लांट्स में भी मास ही बढ़ता है, पर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक ही बात हो जाती है इन द सेंस ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना जिसमें वो बोल रहे हैं कि हेलो भैया आप लोग रिप्रोडक्शन करते हो, मैंने भी रिप्रोडक्शन कर लिया। बोला क्या किया, देखो मैंने एक था, 2 हो गया, 4 हो गए, देखो ना कितना सारा हो गया, तो मैं भी हो गया ना लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमने कहा भाई तू ही बता, ये बता कि तुमने अलग क्या किया, तुम में और तुम्हारे बच्चों में क्या अंतर है। तो बोला एकदम सेम सेम है, सेम सेम, हम लोग तो अलग हो गए। तो क्या बोलेगा वो बोलेगा भाई ऐसा है कि हमारे यहाँ ना डिफाइनिंग फीचर, तो आप समझ लो कि ऐसा समझो सीधे सीधे कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक ही हो गए, हम लोग ग्रोथ ही करते हैं, मतलब बड़ा होते हैं और फुचुक से डिवाइड करके 2 हो जाते हैं। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात है हमारे लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर आगे चलते हैं। अच्छा, डिफाइनिंग फीचर असल में क्या है, नहीं है वॉकिंग, ये वो हम लोग बहुत बहस कर चुके हैं, पर असल में डिफाइनिंग फीचर का मतलब ऐसे फीचर हमने बताया कि जो एकदम सीधे बोले कि 100% ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो एक पहला डिफाइनिंग फीचर होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ द सेल,
एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल। यानी कि ये कहानी सुना होगा 9th क्लास में, 11 सेल लाइफ में। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि हमारे शरीर छोटे छोटे सेलों से मिलके बनने होते हैं। वो सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और वो सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता। ये वाली कहानी होती है ना। तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का सीधा मतलब है कि हमारे जो बॉडी है वो सेल से बने होते हैं और उन सेल के अंदर कई सारे मेटाबॉलिक क्रिया चल रहा होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन, कैटा काट दिया यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन, जोड़ने वाला, सब साइमल्टेनियसली बहुत सारे रिएक्शन चल रहे होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म एक हमारा डिफाइनिंग फीचर हो सकता है ना। कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर हो सकता है। कॉन्शियसनेस का मतलब कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अपने इन्वायरमेंट के प्रति अपना कॉन्शियसनेस जाहिर करते हैं। वो हो सके बोल के नहीं, कई प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि एक मान लो ना कि एक सेल है, उस सेल को आप मारना चाहते हो। तो मारना चाहते हो उस सेल को, तो आप देखोगे कि बाहर से कुछ केमिकल डाले तो वो सेल अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा कि वो अपना पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म को बंद करने वाला जो सेल मेम्ब्रेन होगा उसको वैसे कवर कर लेता है। और जैसे ही कवर क्यों करता है, कहता भाई बहुत खतरनाक केमिकल आ रहा, अगर आ गया तो मार डालेगा। तो वैसा कवर कर लिया और जैसे ही कवर किया तो उसके अंदर कोई केमिकल नहीं गए। और अगर कोई केमिकल बाय मिस्टेक चले गए तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और अपने आप को सुरक्षित रखता है। ये एक प्रकार का रिस्पॉन्ड ही तो हुआ। अपने इन्वायरमेंट के प्रति वो रिस्पॉन्ड जाहिर करता है, बैक्टीरिया हो या फिर हम लोग। ऑफकोर्स तुमको कोई बोले कि मार के खलासी मारो, पता नहीं क्या गाना है, मतलब कोई मार ना दौड़े तो तुम भागोगे ना, बचाओगे ना अपना जान। एक खतरनाक रूप से एक शेर भागता हुआ हिरन के पीछे उसको मार खाने के लिए, तो हिरन तो भागेगी ही। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, वो अपना जीवन बचाना चाहती है। एक पेड़ है, देखो ना, छुई मुई एक पेड़ जिसको छूने के बाद वो अपना रिस्पॉन्ड देती थी, ऐसे ऐसे फैली रहती थी, ऐसे सिकुड़ जाती थी छुई मुई, तो वो रिस्पॉन्ड देती थी। कई प्रकार के देखो प्लांट सब अपना रिस्पॉन्स देते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते पर वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में कॉन्शियसनेस होती है, वो रिस्पॉन्ड करते ही करते हैं। आप प्लांट में अगर कुछ वैसा सोचो कि जो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो आप गलत हो, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। आप थोड़ा अच्छे से जानने की कोशिश करोगे तो सब रिस्पॉन्ड करते हैं। लिविंग थिंग्स में देख लो ना, लिविंग थिंग्स तो हम लोग हैं ही, पर एनिमल में बात करें तो एनिमल तो हमारी बिरादरी का है। तो सारे एनिमल, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस सियार, कुछ भी देखो, कुछ भी करते हो तो वो अपने आप को बचाने खाने पीने के लिए तो कॉन्शियसनेस तो होती है उसके अंदर। और छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करो, पेड़ पौधा के बारे में बात करो, तो उनके अंदर भी होती है, वो भी अपने आप को बचाने के लिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक प्लांट है, ओके, जो तुम जैसे महान बच्चा के घर पे है ना, तुम भाई हो महान फिलोसफर, तुम कहते हो कि यार सब मोह माया है, क्या करेंगे एटीपी खर्च करके, आराम से एटीपी बचाते हैं। और तुम एटीपी बचा के मस्त पड़े रहते हो। तुम्हारे घर की बालकनी में, तुम्हारे छतों पे बहुत सारी तुलसी, ये वो कई सारे गमला में पेड़ रखे हुए हैं, पानी नहीं दे रहे हो। पता है पत्तों का क्या होता है? पत्ते सिकुड़ जाते हैं, वो अपना जो वाटर छोड़ने का काम है वो बहुत कम कर देते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हो सके जितना ज़्यादा वाटर कम लॉस किया जाए, क्योंकि इसको पता भी नहीं है कि इसके घर में गमला है और गमला में पानी भी डालना होता है, ये डालता ही नहीं है। एक मैं हूँ, मेरे जैसा मेहनती इंसान, दिन रात मेहनत करने वाला, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, मोटिवेशनल वीडियो देख के मोटिवेट होने वाला इंसान। अगर हमने अपने घर पे तुलसी रखा, हमने तुलसी में और फिर कई सारे फूलों में पानी डाला, डालता गया, कहता ये भला इंसान है भाई, उड़ा लो जितना पानी उड़ा ला, हुल्ला खुल्ला पानी उड़ाएगा, और वो उड़ाएगा, खूब उड़ाता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अभी पानी उड़ाएंगे भाई फिर पानी देगा, तो वो पूरा अपना बाहों को फैला लेगा शाहरुख खान की तरह, हे, और वो पूरा पत्तियां अपना रेस्पायरेशन सब कुछ करके मस्त पानी उड़ाएगा।
या फिर तुम ऐसे समझो कि एक प्लांट है जो पानी के किनारे चारों तरफ उसका पानी है, तो वो जितना भी पानी लेने वाला सोर्स है उसको बंद कर लेगा। क्या भाई बहुत पानी दे रहा है, मेरे को मार डालेगा ये पानी दे, तो वो अपना पूरा बंद कर लेगा, है ना। जितना भी पानी लेने वाला जो रूट्स हैं वो सारा सिमटा लेगा, और जितना पानी वो ले सके उसको बाहर छोड़ेगा। और वो ऐसा मरुस्थल है जहाँ पे पानी कम है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए वो कांटे का रूप धारण कर लेता है ताकि थोड़ा कम निकले, है ना। तो होती है यार कॉन्शियसनेस, प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है। तुम थोड़ा बारीकी से सोचो तो पता लगता है कि सब में कॉन्शियसनेस होती है। तो ये सच में डिफाइनिंग फीचर है, ये 100% वो क्राइटेरिया है जिसमें तुम खरे उतर सकते हो कि हाँ डिफाइनिंग फीचर है तो है, ये है तो इसका मतलब यही है कि लिविंग ही है। हाँ तुम तो कुछ ना कुछ तो सोचोगे ही ना। क्या बोल रहे, कोमा, कोमा में गया इंसान के पास कॉन्शियसनेस नहीं होता, वो ना तो खा सकता है, ना पी सकता है, ना कुछ कर सकता है। उसका हार्ट वगैरह भी मशीन की वजह से धड़काया जाता है, सब कुछ करवाया जाता है। उसके शरीर में मेटाबॉलिकल कॉन्शियसनेस नहीं होता। अगर उसको तुम मारने जाओगे तो वो नहीं बचाएगा खुद को, है ना। यही कहना चाह रहे हो ना तुम। तो अब बताओ मास्टर, अब तो फंस गया ये भी कॉन्शियसनेस। आप सोचो, बोलो बोलो। तुम कह रहे थे कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है, कॉन्शियसनेस सब में होता है, तो हम उसको मरा घोषित करें या जिंदा। भारत पूछता है कि वो इंसान जो कोमा में गया वो मर गया, वो जिंदा है। भाई एक बायोलॉजिकल टर्म है ब्रेन डेड, उसको ब्रेन डेड कह देते हैं, बीच से निकल जाते हैं, बस नहीं करते हम, ब्रेन डेड बोलते हैं उसको। वैसा इंसान जो कोमा में है और उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है भाई, तो उसको ब्रेन डेड बोल के निकल जाते हैं, उसका दिमाग ही मर गया भाई, है ना। अच्छा, अब एक और भी तुम बात कर सकते हो मेटाबॉलिज्म के बारे में, कि देखो यार तुम बकवास तो कर रहे हो उधर फ़ोन के सामने, है। तो तुम ये बताओ कि कुछ बच्चे हमने सुना है कि टेस्ट ट्यूब से भी करवाए जा रहे हैं आजकल, है ना। तो हाँ सच में टेस्ट ट्यूब बेबी होती है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है तो एक ट्यूब में लिविंग रिएक्शन करवाए जाते हैं, मेल फीमेल गैमेट में लगाया जाता है। तो वो रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होनी चाहिए वो बाहर हो रहा है टेस्ट ट्यूब में। हाँ मैंने कहा हाँ बोल हो रहा है, क्या क्या कहना है भाई। अच्छा ये बताओ, कई सारे और भी रिएक्शन हैं जो बाहर ही करवाई जाती है, कई सारे हार्मोन बाहर बनाए जाते हैं। तुम तो बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्ञान पिल लेते हो, वहाँ भी कुछ ना कुछ होता है बाहर ही। तो हाँ होता है, बिल्कुल होता है। तो ये बताओ कि तुम कहे कि वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसा चीज, वैसा थिंग्स, वैसा एंटिटी जिसके अंदर लिविंग रिएक्शन हो, तो वो पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। बोल रहे थे ना। हमने बोला कि हाँ, पर मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा कि तुम एक ट्यूब में एक ऐसा रिएक्शन ले लिए, वो रिएक्शन को करवा दिए, वो रिएक्शन लिविंग बॉडी का रिएक्शन है जो कि ट्यूब में हो रहा है, तो वो बॉडी, वो ट्यूब लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। भाई ऐसा थोड़ी कहा हमने। हाँ ऑफ कोर्स वो रिएक्शन लिविंग रिएक्शन है, नो डाउट वो रिएक्शन लिविंग रिएक्शन है, पर वो ट्यूब तो नॉन लिविंग थिंग्स ही है, और सारी चीज उसमें थोड़ी ना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से बना हुआ है ये वो। तो तुम इसे काटना चाहो तो जबरदस्ती काटोगे, पर हाँ ये डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं इसको। अब हम सच पूछे तो इसमें बहुत अच्छा नोट्स बनाया जा सकता है, पर एनसीईआरटी से रीड कर लेना, मुझे लगता है नोट्स बनाने में टाइम ज़्यादा जाएगा। समझ लेना एनसीईआरटी से पढ़ के, आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं राइजेज बताना भूल गया, ट्रिक निमोनिक्स। देखो क्या है कि अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है, या फिर क्या है, सब चीज़ आपस में कई सारी चीज़ें हैं जो कॉन्शियसनेस दिखाती है, जैसे कि बैक्टीरिया वो एंजाइम खतरनाक या फिर कुछ से बचने के लिए अपना रिस्पॉन्ड करती है। जैसे कि कॉन्शियसनेस में कह सकते हैं कि कुत्ता या फिर कई सारे ऐसे जानवर हैं जो फोटो पीरियोडिक होते हैं। फोटो का मतलब कि लाइट के हिसाब से वो अपना, जैसे तुम सोचो दिन में फोटोसिंथेसिस करती है, रात में नहीं करती, तो ये सब के सब प्रोसेस लाइट के हिसाब से सेंसिटिविटी दिखाती है प्लांट्स। कई प्रकार के एनिमल्स हैं जो लाइट के ड्यूरेशन के हिसाब से दिन अगर बड़ा करने लगे
तो वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, या दिन छोटा करने लगे तो वो रिप्रोडक्शन करते हैं, गर्मियों में नहीं करते, ऐसा वैसा ये सब सेंसिटिविटी दिखाते हैं इन्वायरमेंट के थ्रू, है ना। फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल किसी भी प्रकार के कॉन्शियसनेस दिखाते हैं। फिजिकल मतलब वही फोटो पीरियोडिक, केमिकल मतलब केमिकल देने पे जो बैक्टीरिया था वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। बायोलॉजिकल का मतलब एज ए बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्शियसनेस दिखाती है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे एक एग्जांपल दूं कि क्या है कि जब हम कभी कभी डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हमारे बॉडी का फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है ग्लैंड से अपने आप, और वो एटीपी जनरेट करना शुरू कर देता है। क्योंकि उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो पूरा बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो भर जाता है और हम उस समय एनर्जेटिक हो जाते हैं और उस डर का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। तो इस प्रकार के हमने कॉन्शियसनेस में तो समझा, पर ये ट्रिक ये था बेसिकली कि अगर कैरेक्टरिस्टिक या बेसिकली डिफाइनिंग फीचर के लिए कहा, डिफाइनिंग फीचर आप समझना चाहो तो डिफाइनिंग फीचर राइजेस से आप समझ सकते हो। राइजेस का मतलब स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड करना। स्टिमुलाई कुछ जैसे ये है, इसके ऊपर कुछ गिरा तो हमारे बॉडी के लिए स्टिमुलाई हुआ, है ना, उद्दीपन सही शब्द हुआ हिंदी में। तो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड देता है। आई मतलब इंट्रैक्शन सिस्टम के प्रति इंटरेक्ट करता है ना। ये इंटरेक्ट करना क्या है ये आप समझ सकते हो, बहुत सिंपल बात हुआ। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद ही रेप्लिकेट करते हैं, जैसे वायरस तो छोड़ो यार, वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में वो रह गया बेचारा, अटक गया। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी कि वो खुद रेप्लिकेट कर सकता है, अपना नंबर बढ़ा सकता है। इवॉल्विंग यानी कि वो अपने आप धीरे धीरे इवॉल्व करते रहते हैं। जैसे देखो ना, इवॉल्व का सबसे अच्छा एग्जांपल को इवॉल्व का, आप जानते हो कि हमारे अंदर पैथोजन पाए जाते हैं, है ना। एक बार दवाई लेते हो, वो बीमारी मर जाती है। अब एक्चुअली बीमारी नहीं मरेगी, वो वायरस बैक्टीरिया जो भी आपके अंदर वो मर जाएगी, खत्म, खलास। पर क्या होता है, होता क्या है, फिर से वही बीमारी लग जाती है, या फिर वो एकदम इवॉल्व होके फिर से अटैक करती है। तो आपका इम्यून सिस्टम कहा कि अरे भाई, अच्छा तो इस बार तलवार लेके आया है, तो आपका इम्यून सिस्टम पूरा बंदूक लेके आ जाता है। तो आपका पैथोजन बॉडी के अंदर जो बीमारी पहुंचाने वाली है वो सोचती है, अच्छा तो इस बार बंदूक लेके आया, तो बंदूक से बचने वाला बुलेट प्रूफ कपड़ा पहन के आ जाता है। फिर आपका इम्यून सिस्टम बोलता है, अच्छा बुलेट प्रूफ पहना, रुको तुमको ऐसा बंदूक और तोप लाएंगे कि साला बुलेट प्रूफ से ही छेद करके मर जाए। तो फिर क्या, फिर वो इवॉल्व हो जाता है पैथोजन, और वो ऐसा पहन लेता है कि उससे कुछ ना हो। कहना ये चाहते हैं कि होता है ऐसा, रियल में होता है। ऑफ कोर्स बुलेट प्रूफ और ये इस प्रकार के नहीं होगा, लेकिन होता है। हम जिस तरह से इवॉल्व होते जाते हैं अपने पैथोजन को मारने के लिए, बीमारी से सुरक्षित रहने के लिए, हमारे साथ साथ हमारा पैथोजन भी इवॉल्व होते जाता है ताकि वो हमें बीमारी करे, और हम इसलिए इवॉल्व होते हैं ताकि हमें बीमारी ना हो। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है। तो को इवॉल्विंग ये कॉन्शियसनेस की वजह से ही हो पाता है। तो ये बायोलॉजिकल कॉन्शियसनेस दिखाना हुआ। तो इवॉल्विंग जो है ये डिफाइनिंग फीचर हो सकता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब अपने आप को रेगुलेट करके रखना। जैसे देखो ना, राणा टिग्रीना भाई साहब को देख लो, नाम एकदम लगता है बेशुमार कहीं के महाराज है, और असल में है क्या, बेंग, छी मेढक, जिसके टांगे खा जाते हैं कुछ लोग, है ना, चोखा लगा के। तो क्या है कि सेल्फ रेगुलेटिंग यानी कि वो बेंग क्या करता है, वो हाइबरनेशन, एस्टिवेशन करना चल जाता है। गर्मियों और ठंडा के मौसम में वो छिप जाता है ताकि वो बाहर का टेम्परेचर मेंटेन ना कर पाए। पक्षियाँ कई प्रकार के हैं जो इधर उधर निकल देती हैं, छुट्टियाँ मनाने निकाल देती हैं। हमारे भारत में कई प्रकार के पक्षियाँ हज़ारों किलोमीटर दूर से आ जाती हैं उड़ते उड़ते, है ना। तो वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती, बॉडी टेम्परेचर, तो वो अपना रेगुलेट करने के लिए, जैसे देखो ना, तुम हम सब ठंडा में जब नहाते हैं तो हमें ठंड लगती है, तो ऐसा कर करके अपने आप को, बॉडी को गर्म करने का प्रयास करते हैं। तो ये अपने आप को रेगुलेट करना, टेम्परेचर मेंटेन करना, सेल्फ रेगुलेटिंग, ये कहीं ना कहीं ये सब के सब फीचर ही है हमारे
तो ये सब डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं। तो राइजेज नाम के ट्रिक से हमने इसको एक में लपेट दिया। आगे चलें। हाँ, रिप्रोडक्शन में कुछ ध्यान रखने याद रखने वाले पॉइंट्स थे जिनको हमने लिख लिया। ऑफ कोर्स ये तो हम समझ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब बनना, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो खुद बन चुका है अब वो दोबारा बनाना चाहता है अपने जैसा। हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म ये दो, सीधा सीधे आप समझो ना कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था। तो एसेक्सुअल में तो एकदम मोर सिमिलरिटी होती थी, एकदम सेम टू सेम जैसा था वैसा ही कार्बन कॉपी पैदा लेना। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कार्बन कॉपी पैदा नहीं लेता, वो अपने ऑफस्प्रिंग से थोड़े अलग होते हैं, थोड़े मतलब लेस सिमिलरिटीज हो या मोर सिमिलरिटीज हो, पर वो अलग होते हैं। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन। पर रिप्रोडक्शन में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्टिव अपना काम करते फंजाई। ध्यान रखना, मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर से रिप्रोडक्शन करने का ये तरीका है फंजाई का। ये एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर छूट जाते हैं, तो हमने इसको ले लिया है कलर स्लाइड में। तो मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर फंजाई है ना, फंजाई एसेक्सुअल स्पोर। तो मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर रिप्रोडक्शन करने का मोड हो गया फंजाई का। बडिंग, बडिंग के थ्रू ईस्ट और हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है। हम लोग जानते भी हैं बडिंग, वो ऐसे करके ये होता है, फिर यहाँ से थोड़ा सा बड निकलता है, फिर ये दोनों अलग अलग हो जाता है। ये एक ही हाइड्रा है, मान लो ये हाइड्रा है, तो यहाँ से टूट गया, टूट छोटा था फिर टूट के मैच्योर हो गया और अलग आ जाता है, फिर वो बड़ा मैच्योर। तो पता है ये सब, क्लास 10th में ये सारी चीज़ें पढ़े होते हैं, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। तो ये बडिंग से ईस्ट और हाइड्रा बना। ट्रू रीजनरेशन, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया वही फ्लैट वॉर्म जो यहाँ से ऐसे नहीं होता है, इसको काट दो 3-4 पार्ट में, ये अलग बन जाएगा। ये वाला पार्ट एक नया प्लेनेरिया बन गया, ये पार्ट एक नया प्लेनेरिया बन गया, और ये पार्ट एक अलग नया प्लेनेरिया बन गया। मतलब एक नहीं देखते हो कहानियों में पुरानी की राक्षस, जिसको जितना काटोगे उतना नया राक्षस बन जाएगा, उस तरह से ये रिप्रोडक्शन करता है। एक लाभ, इसको यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, कट कट कट, और ये 3 अलग अलग मार्कर बन जाए मान लो रिप्रोड्यूस करके। वैसा होता है प्लेनेरिया में, एक इधर से अलग प्लेनेरिया, इधर से अलग प्लेनेरिया, इधर से अलग। तो ये बेसिकली इसको ट्रू रीजनरेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है प्लेनेरिया। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन का मतलब कि टुकड़े से रिप्रोडक्शन करना है ना, फ्रैगमेंट बन बन के। तो ये फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोमोसिस का ये हो गया। तो क्या क्या हो गया, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटेनियमा ऑफ मोसिस, ये तीनों के तीनों क्या हो गया, फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन करना। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ले लेता हूँ। हाँ, एक प्रॉपर्टी होता है इंटरेक्शन, इमर्जेंस। ये क्या है, तो आप ऐसे समझो ना कि इमर्जेंस का मतलब, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिससे बना होगा बायोमॉलिक्यूल, और वो बायोमॉलिक्यूल से क्या बना होगा, सेल, सेल से क्या बना, टिश्यू, टिश्यू से क्या बना, ऑर्गेनिज्म। गलत बोला हमने भाई, पता है, तो क्या बताओ, टिश्यू से क्या बना, टिश्यू से क्या बना, सिंपल है ना, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक खास प्रकार का जो प्रॉपर्टी है, ग्रो करने का, उभरने का। कहते हैं ना कि कोई अच्छा अपने क्षेत्र में काम करता है तो बोलते हैं कि उभरते हुए कलाकार हैं, मजाक में वैसे बोलते हैं उभरते हुए कलाकार भी। हाँ, तो इमर्जेंस की प्रॉपर्टी, इसका मतलब हुआ उभरना। हाँ, ऑल सेल इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करके वो सारे मॉलिक्यूल इंटरेक्ट के सारे इंटिटी इंटरेक्ट करके बनाते हैं वो बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं, सेल बनाते हैं, सेल से टिश्यू। इस प्रकार का जो प्रोसेस है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। वो हमेशा अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हैं, डेवलप करते रहना चाहते हैं, उभरते रहना चाहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है इमर्जेंस का। तो सेल ऑर्गेनल्स जो फंक्शनिंग कर रहे हैं वो धीरे धीरे अपना फंक्शनिंग सही तरीके से करते हैं, फिर कुछ और काम करना शुरू करते हैं। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, कहना ये चाहते हैं कि इमर्जेंस। आप चाहो तो कुछ थ्योरी लिख देता हूँ, लो लिख दिया भाई कुछ बातें, थोड़ा समझना चाहो तो समझ लो।
देखो क्या है, हमने लिखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू, टिश्यू का प्रॉपर्टी है कि वो प्रेजेंट नहीं रहता सिर्फ कंस्टिट्यूएंट सेल से, वो धीरे धीरे अराइज करता है और इंटरेक्ट करता है। यानी कि कई प्रकार के सेल हैं, वो सारे सेल आपस में इंटरेक्ट करें और इंटरेक्ट करने के बाद एक अराइज होकर एक नया चीज़ बनता है, वो है टिश्यू। और उसी प्रकार से टिश्यू आपस में मिल के कुछ ये काम, कुछ वो काम, कुछ वो काम, अपने अपने टिश्यू अपने अपने डिपार्टमेंट के काम संभाल के एक पूरा ऑर्गन बनाते कंप्लीट। तो यही लिखा है हमने कि थिंग्स एट लोअर लेवल इंटरेक्ट, यानी कि लोअर लेवल की जो चीज़ें हैं वो आपस में इंटरेक्ट करके मेक मोर डेवलप एंटिटी, वो कुछ ज़्यादा अच्छा एंटिटी बनाती है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल बायोमोलिक्यूल इंटरेक्ट करके मॉलिक्यूल बनाई, और मॉलिक्यूल से सेल ऑर्गन, सेल ऑर्गन से सेल, और सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। तो यही है, आगे चलते हैं। यहाँ नाम से ही देखते हैं बायो, बायो मीन्स क्या है, ये तो कोई पूछने की बात नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी यानी कि डाइवर्स। हमने अभी देखा कि 17 से 18 लाख बायोडाइवर्सिटी डाइवर्स हैं, यानी कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज पाए जाते हैं हमारे यहाँ। अगर देखें तो 1.2 मिलियन एनिमल्स थे, 5 मिलियन 0.5 मिलियन यानी 5 लाख कम से कम तो प्लांट और फंजाई थे। तो ये IUCN का डाटा है 2004 के हिसाब से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इट्स अ बायोडाइवर्सिटी। अगर बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट समझें तो मान लीजिए एक गाँव है, उसमें बहुत अच्छे से हमने रिसर्च करा तो 500 स्पीसीज मिली, और अपना रिसर्च एरिया बढ़ाया तो 1000 स्पीसीज मिली, और बढ़ाया तो हालांकि हर दुगना तिगना एरिया बढ़ाने में ऐसा नहीं होगा कि दुगना तिगना स्पीसीज बढ़े, कम भी हो सकता है और ज़्यादातर कम ही स्पीसीज मिलते हैं। तो यहाँ मान लो 500 मिला तो यहाँ 600 मिल सकता है, यहाँ मान लो 700 मिल सकता है। धीरे धीरे क्या है कि जितना ज़्यादा आप एरिया बढ़ाओगे ना, तो उतना नंबर ऑफ स्पीसीज मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो धीरे धीरे कमते जाता है। ये सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में। यहाँ तो बस इतना समझ लेते हैं कि अगर एरिया बढ़ाएं तो नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेंगे। अगर नए एरिया में हम रिसर्च करने जाएँ, नए एरिया में हम नए स्पीसीज पता लगाने जाए, तो ऑफकोर्स नए नए स्पीसीज मिलेंगे, और एरिया बढ़ाने पे नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ते हैं। इट्स अ कॉमन पॉइंट। अब देखते हैं कि हुआ क्या कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या, ये तो समझ में थोड़ा हल्का फुल्का आप लोग को जरूर आया होगा। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करने के कई सारे तरीका हैं आपस में। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करने का कॉन्फ्लिक्ट तरीका हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कि जो मैंने वीडियो में बताया था कि हिरन है, उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं हमारे शेर बाघ, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के जान के ऊपर पड़े हुए, तो उनका खाना भी है और उनका बचना। तो कहना ही चाहते हैं कि इनमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रही है, कहीं कॉपरेशन भी होता है। जैसे कि एक खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म हम है, मेरा भाई है, एग्जाम्पल लेते हैं। एक मेरा भाई है नचिकेता, नन्नू, उसका एक प्यारा सा कड़रू है झारू, उसके साथ खेलता है, कूदता है, प्यार करता है, उसको अच्छा लगता है ना। हम सारे आई थिंक जितने भी हम सबके फेवरेट पेट होते हैं। मिट्ठू मेरा पहले बहुत पहले कुत्ता था, प्यारा सा डॉगी। तो सबका होता है, कोई ना कोई पेट होते हैं आसपास में, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनसे इंटरेक्ट करते हैं कोऑपरेशन के साथ। हमारी भी कुछ वो हेल्प कर दिया करते हैं और हम उनका भी कुछ हेल्प कर देते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन इस प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी हम इंटरेक्ट करते हैं बेसिकली। अब यहाँ समझना चाह रहे थे कि सारे के सारे जो स्पीसीज हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि स्पीसीज हर एरिया में हम लोग पता करें। हम यहाँ पे एक स्पीसीज ढूंढ लिए जिसका नाम रखे थे क्रिस्नियाना गयाना, पता नहीं क्या, तो और वही सेम स्पीसीज मान लो कहीं और था, और अमेरिका में कोई वही स्पीसीज को ढूंढ के बोल दिया कि क्रिस्नियाना अमेरिकाना, हमने एक नया स्पीसीज ढूंढा। पर क्या वो नया स्पीसीज था? नहीं ना, वो यही वाला स्पीसीज ना बैठ के चला गया एरोप्लेन पर, वहाँ का टेक्सोनॉमी जो ढूंढने वाले होते हैं उनको लगा कि नया स्पीसीज हमने ढूंढ लिया। तो इससे बेसिकली बहुत प्रॉब्लम होता है। और होता है ना हम लोग की तरफ एक ही चीज़ को कुछ और नाम से बोला जाता है,
कोई और एरिया में कुछ और नाम से बोला जाता है, कुछ और एरिया में कुछ और। तो चीज़ एक ही है, नाम अनेक, तो इससे प्रॉब्लम तो होती है ऑफ कोर्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, एक कैलेट्रोपस जिसको राजस्थान में आक बोलते हैं, हरियाणा में जाओगे तो अकड़ो बोलते हैं, इधर मद्दार बोलते हैं एमपी मध्य प्रदेश में। तो एक ही चीज़ एक नाम अनेक, इससे प्रॉब्लम सच में होती है। तो यही चीज़ स्पीसीज में भी हो रही थी। कोई एक इंसान स्पीसीज खोजा, उसका डिफाइनिंग फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वो किस फाइलम में बिलोंग करता है, क्या उसका क्लास होगा, क्या जीनस होगा, क्या है, सब कुछ वो बता रखे हैं। पर पता चला कि वहाँ कोई और यहाँ कोई और दोनों जगह अलग अलग स्पीसीज का नाम है। और जब ध्यान से कैरेक्टर मिला है, और ये तो दोनों सेम ही स्पीसीज है, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज़ें ना हो, अवॉइड करने के लिए, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, प्लेस टू प्लेस नेम वेरी करने की वजह से हमने नोमेनक्लेचर शुरू करा। है क्या नोमेनक्लेचर? बेसिकली नोमेनक्लेचर का मतलब है नामाकरण, यानी कि अब हम सारे स्पीसीज को नाम देंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और नाम देने का प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है, हालांकि सिंपल है। देखिए क्या है कि वो सारे स्पीसीज का हम उसका स्पीसीज जानते हैं, और वो कौन सा किंगडम फाइलम सब क्लासिफाइड करते हैं उन सारे को, और सारे को ये इस फाइलम में बिलोंग करता है, ये इस जेनरा में, जीनस में बिलोंग करता है। तो इस प्रकार से हम बांट देते हैं ताकि आसानी होता है ना। कुछ संस्थाएं हैं जो ये सारी चीज़ों को बांटने के लिए है, उन संस्थाओं के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे कुछ संस्थाएं दिए गए हैं जिनको अथॉरिटी मिल चुका है कि वो इस चीज़ का नाम रखेंगे। जैसे कोई प्लांट है, तो कोई प्लांट का नामकरण नोमेनक्लेचर करने के लिए, नोमेनक्लेचर करने से पहले हम उस स्पीसीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे, पर अंदर बाहर अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं, देख लेते हैं ना। एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, उसका सेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वो किस प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ लेते हैं, ये सारी चीज़ें समझते हैं। पर यहाँ हम समझते हैं कि प्लांट को जो बांटने वाला है वो ICBN संस्था है ना। एनिमल को बांटने वाला जो संस्था ICZN संस्था है, बैक्टीरिया को बांटने वाला ICNB संस्था है, वायरस को बांटने वाला ICVN संस्था है, कल्टिवेटेड प्लांट को बांटने वाला कहना सही शब्द नहीं होगा, असल में इनका नामकरण का, नोमेनक्लेचर, नाम देने वाला ICNCP होगा। इनका फुल फॉर्म आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। इनका इंटरनेशनल, अगर इनका फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, तो ये रहा नाम। प्लांट का क्या था? I मीन्स इंटरनेशनल, C मीन्स कोड, द इंटरनेशनल कोड ऑफ botanical nomenclature, इंटरनेशनल कोड ऑफ botanical nomenclature। इंटरनेशनल कोड सब सेम रहेगा, इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड, है ना। तो ये सारा का सारा इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड। तो यहाँ बोल दो इंटरनेशनल कोड, चूंकि प्लांट है तो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, एनिमल है तो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बैक्टीरिया है तो नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, वायरस है तो नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस, अगर कल्टिवेटेड प्लांट है तो नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट। सिंपल है, अब समझो। इंटरनेशनल कोड सब में हो जाएगा। उसके बाद क्या है, प्लांट है तो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, एनिमल है तो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बैक्टीरिया है तो नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, वायरस है तो नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस, और कल्टिवेटेड प्लांट है तो नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट हो गया। तो ये सारी संस्थाओं को अथॉरिटीज है जो इनका नामकरण करते हैं। और अब जो सच में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो इंक भी खत्म हो गया, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब ये है कि आप ये समझो कि हम सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे, कौन से ऑर्गेनिज्म में है। मतलब ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो बिल्कुल ही बेसिक था। आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि थोड़ा समझना डिफ़िकल्ट होता है, आमतौर पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो जो मैं आगे बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना। तब तक के लिए इतना ही रहने देता हूँ। थैंक यू, बाय, जय हिंद दोस्त। इसके बाद बायोनोमिक क्लेचर और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, इसको देखना मत भूलना। खासकर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और बायोनोमिक
नोमेनक्लेचर, दोनों के दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरा बायो में बहुत प्रॉब्लम होता है, ये बेसिक है बायोलॉजी का। ठीक है, ओके बाय। जाते जाते एक शायरी सुना देता हूँ यार। शायरी कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं। वक्त के साथ खुद को ढालना सीख ले, वक्त के साथ खुद को ढालना सीख ले, भीड़ से निकलकर अकेले चलना सीख ले। वक्त के साथ खुद को ढलना सीख ले, ढालना सीख ले, भीड़ के साथ अकेले चलना सीख ले। ठीक है बाय यार।